वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। बोर्ड एग्जाम 2021 और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। 4 पेपर 4 वीडियो और फर्स्ट पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा, सॉल्व किया होगा और उसका पैटर्न समझ लिया होगा। और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग जाकर के उसे ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो सेकंड पेपर पे है, सेकंड वीडियो है तो दूसरा पेपर सेकंड पेपर है। इस तरह के मैं 4 पेपर आपके सामने रखने वाली हूँ। ये गेस्ट पेपर है, ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल यही चीज़ आएगी। मैं पेपर आउट नहीं कर रही हूँ भाई, मुझे ना पकड़वा देना है ना। पेपर आउट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 95% वही समझ लीजिए कि पेपर आउट ही हो रहा है। ये 4 पेपर अगर आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स आपके हाथ से बिल्कुल जाने वाली नहीं है। सारे के सारे मार्क्स आपके जो आंसर शीट है उस पर लिख दिए जाएंगे। ओके, फर्स्ट पेपर तो आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अब सेकंड पेपर की बारी है। ये सेकंड वीडियो, सेकंड पेपर। लेट्स स्टार्ट। बोर्ड एग्जाम में आप बैठ चुके हैं। 15 मिनट जो आपको दिए गए हैं उसमें आपने कुछ तो सरसरी निगाह से पूरे प्रश्नों को देख लिया, लेकिन मेरी ये सजेशन है आपसे, ये टिप्स है आपको कि आप ये जो 15 मिनट्स होते हैं उसमें से थोड़ा आप चुरा सकते हैं अपने लिए। ओके, अगर वहाँ स्ट्रिक्टनेस ऐसी नहीं है, अगर नहीं वहाँ कंपल्सन है कि नहीं 15 मिनट पढ़ो ही पढ़ो। बहुत सारे स्कूलों में ये भी कहा जाता है, हालांकि ये 15 मिनट आपकी यूज़ के हैं, आप चाहे जैसे यूज़ कर लें। लिखा रहता है, ये सजेशन लिखा होता है कि आप पढ़िए। ओके, आप उसमें से 5 मिनट में पढ़ लो, बाकी 10 मिनट आप अपने लिए चुरा लो। चलो, ये तो एक टिप्स की बात हुई जो कि मैंने आपको दे दी। अब स्टार्ट करेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने होता है बहुविकल्पी प्रश्न। 10 × 1 = 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, यानी कि कुल मार्क्स इसके 10 होंगे। बाकी ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे, कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पहले पिक करने चाहिए, किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह सारी चीज़ें ऐसे आपको लिखनी है कि उतने ही वर्ड्स में लिखना चाहिए। ये सारे विधियाँ, ये सारे उपाय, ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाई हुई है। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, उससे अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं। किसमें? आपके परफॉर्मेंस में, बोर्ड एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आप जब उसे देखेंगे तो आप फील करेंगे कि वास्तव में आपके जो पैटर्न है लिखने का आज तक कितना गड़बड़ चला आया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए भाई, अब बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के बहुविकल्पी प्रश्न में जो 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है, किस विद्वान ने यह विचार दिया कि तुष्टि गुण मापनी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, मार्शल। मार्शल ने विद्वान ये विचार दिया है कि तुष्टि गुण मापनी है। ये मापते थे, ठीक है, ये क्रम में नहीं लगाते थे। ठीक है, तो मार्शल ने कहा कि मापा जा सकता है तुष्टि गुण को। और दूसरा है, यदि आय बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु के उपभोग में कमी आती है तो उस वस्तु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर भी डी है, यानी निकृष्ट वस्तु। देखिए, आय जब बढ़ती है तो हम वस्तु का उपभोग बढ़ा देते हैं, लेकिन इस वस्तु का उपभोग कम हो जाता है। ठीक है, तो ये निकृष्ट वस्तु होती है। जैसे जैसे आप अमीर होने लगते हो, आय बढ़ना यानी आप अमीर हो रहे हो, तो आप फुटपाथ की चीज़ें या फिर बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें, जो सस्ती चीज़ें हैं, वो आप नहीं खरीदते। उससे आप बोलते हैं ये बेकार चीज़ें हैं। तो बेकार का ही दूसरा परिष्कृत भाषा क्या है? निकृष्ट। तो निकृष्ट वस्तु इसे कहते हैं, जो आय बढ़ने के साथ हम उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी नहीं खरीदते। ओके, चलिए, इस क्रम में थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया है। ये टी होता है और यहाँ पर तीसरी अवस्था जब होती है तो यहाँ पे एमपी हमारा इस तरह से, ये तीसरा फेज ये होता है। ठीक है, सेकंड फेज यहाँ होता है और फर्स्ट फेज ये होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। अगर नहीं पढ़ाया आपने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, उसमें अच्छे से डिटेलिंग में बताया गया है और क्वेश्चन आंसर में भी बताया गया है। तो इसमें होता क्या है? एमपी ऋणात्मक होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। और चौथा क्वेश्चन आपका है, कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल लागत जो होती है, कुछ तो स्थिर लागत होती है, यानी कि मशीनें वगैरह फैक्ट्री में जो रखी हुई होती हैं वो बिल्कुल स्थिर होती हैं, वो कई सालों तक चलती हैं। और एक होता है परिवर्तन
अपरिवर्तनशील, यानी जो वेज देकर के जो मजदूर लाए जाते हैं, जो कच्चा माल है जो कि उत्पादन के साथ खत्म हो जाता है। मशीनें नहीं खत्म होती, मशीनें छापती हैं, बनाती हैं और वहीं रहती हैं, लेकिन कच्चा माल श्रम हुआ वो खपत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल लागत किससे मिलके बना रहता है? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, एक देश की राष्ट्रीय आय माप है उसके। एक देश की राष्ट्रीय आय किसकी माप है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य की। राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुल निर्यात की नहीं, कुल आयात की नहीं। निर्यात तो बस एक ही फेज हुआ कि भाई हमने कहीं भेजा, ठीक है, लेकिन कितना उत्पादन हुआ वही तो आय होगा हमारा। तो कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का जो है राष्ट्रीय आय की माप है। ओके, फिर है विमुद्रीकरण के अंतर्गत किन नोटों की नई श्रृंखला शुरू की गई। इस तरह के प्रासंगिक प्रश्न भी होते हैं जो करंट अफेयर्स से होते हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली में विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में। और ये क्या होता है, ये आप मेरी आर्थिक शब्दावली नाम का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो विमुद्रीकरण क्या होता है, कैसे और कब कब किया गया भारत में, ये बहुत जरूरी है आपको जानना, और क्या इसको जरूर आप देख लीजिएगा। फिलहाल किन नोटों की नई श्रृंखला शुरू की गई? अभी जब नोटबंदी हुई थी तो कौन से नए नोट ले आए गए? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बी, यानी 500 और 2000 की। 7वां जो क्वेश्चन है, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो ये पूरा ही है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने फर्स्ट पेपर में बता दिया, सेकंड इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसके क्रम में 7वां क्वेश्चन क्या हुआ? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखी है? और इसका सही आंसर है केन्स। केन्स की ये पुस्तक है। और इसी तरह 8वां जो प्रश्न है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? इस बात पे हमेशा ध्यान रखा कीजिए, हड़बड़ा के कभी भी नहीं करना है एग्जाम में कि आपने देख लिया अच्छा विशेषता, हाँ कौन सी विशेषता है, नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ने में जितना ज़्यादा समय और दिमाग लगाओगे आंसर उतनी जल्दी आप दे दोगे, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो इसमें से क्रेताओं की अद्वितीय संख्या ये भी होती है, अकेला विक्रेता, समरूप वस्तु भी होता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। यहाँ पे दो चीजें, अच्छा देखो, मान लो कभी भूल भी जाओ कि इसकी क्या विशेषता नहीं है, तो क्रेताओं की अत्यधिक संख्या, अकेला विक्रेता। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्रेता बहुत ज्यादा है और विक्रेता अकेले नहीं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में अकेला विक्रेता नहीं होता है, क्योंकि प्रतियोगिता पूर्ण रूप से है। तो एक अकेला विक्रेता थोड़ी ना प्रतियोगिता करेगा, किससे करेगा, है ना। तो यहाँ पे बी जो है वो नहीं है, अकेला विक्रेता एकाधिकार में होता है, जहाँ एक अकेले का अधिकार हो। ठीक, तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, जिसमें सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर होती हैं, ऐसा बजट क्या कहलाता है? तो भैया जहाँ बराबर होती है वो संतुलित बजट कहलाता है। तो 9 का ए जो है वो सही होगा। वायदा सौदे की अवधि क्या होती है? वायदा बाजार होता है, वायदा सौदा होता है। ये अगर नहीं आपको मालूम, फिर से मैं बताऊंगी, मेरे पास सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आर्थिक शब्दावली देखिएगा इसके लिए कि वायदा सौदा क्या होता है। ठीक है, तो वायदे सौदे की अवधि क्या होती है? 90 दिन की होती है, यानी कि 10 का सी जो है वह सही आंसर होगा। बहुविकल्पी के बाद आता है सेकंड अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के, यानी कि कुल इसमें कुल अंक जो होते हैं वो 24 होते हैं, 24 होते हैं। तो इसमें जो अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज उसकी श्रृंखला में ले आई हूँ। तो पहला क्या है, बजट रेखा क्या है? ये 11 क्वेश्चन नंबर पे होता है। तो बजट रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है ये आपको कितने शब्दों में लिखना है? जी हाँ, 50 शब्दों में। इसको आप अपनी जो बोर्ड कॉपी मिलेगी उसके आधे लगभग आप लिखेंगे, आधा जो होता है उसका 50 शब्द उतने में ही आते हैं। उससे ज़्यादा आप लिखने की मत कीजिएगा कोशिश, इसलिए क्योंकि आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 3 पेज लिख दीजिए 50 अंक की जगह तो आपको 6 नंबर मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 नंबर ही मिलना है और 50 शब्दों में वो मिल जाएगा। बस बात पूरी लिख दीजिए और बहुत ब्रीफ में लिखिए। अति लघु का मतलब अति लघु, वेरी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके आंसर में आप लिखेंगे बजट रेखा
ऐसे दो वस्तुओं के बंडलों के संयोजन को प्रदर्शित करती है जिसकी कीमत उपभोक्ता के आय के बराबर हो। और उसके बाद आप एक चित्र जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो इसका चित्र है, बजट रेखा मैंने पढ़ाया है, आप मेरी वीडियो में जाके देखिएगा। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं करूँगी। बजट रेखा जिस तरह होती है आप देखे, 2 बिंदु यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। AB ये जो है बजट रेखा पर है और इसके नीचे जो CD बिंदु है वह अप्राप्य बजट रेखा सेट, बजट सेट उसको कहते हैं, और बाहर के बिंदु को अप्राप्य बंडल कहते हैं। तो ये बहुत डिटेल में जाननी हो भैया तो मेरे बजट रेखा की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। इसका भी आंसर आप ब्रीफ में लिखेंगे कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो जनता के पास करेंसी के रूप में, बैंकों के सुरक्षित कोष के रूप में तथा रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं के रूप में सुरक्षित होती है। अब उच्च शक्तिशाली मुद्रा केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा सृजित की जाती है, ओके। और इतना आप लिखेंगे, बाकी अंतर तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा में यह अंतर होता है कि मुद्रा में करेंसी के अतिरिक्त मांग जमाओं को सम्मिलित किया जाता है ना, जो हम जमा करते हैं वहां पर बैंकों में, जबकि उच्च शक्ति मुद्रा में करेंसी के अतिरिक्त बैंकों के नगद रिजर्व को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। नोट, सिक्के, ये सब जो रिजर्व होते हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आप इसका एक फॉर्मूला लिख देंगे, उच्च शक्ति मुद्रा बराबर बैंकों के कुल रिजर्व प्लस जनता के पास करेंसी। तो ये आपका पूरा 50 शब्दों का हो जाएगा, ओके। 13वां है, कब कहा जाएगा कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। तो भाई अधिपूर्ति यानी अधिक पूर्ति, जब बाजार में मांग से ज्यादा पूर्ति हो जाए, यानी कि अति उत्पादन के कारणवश, अति उत्पादन की स्थिति में जब मांग से ज्यादा पूर्ति हो जाती है तब कहा जा सकता है कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। और फिर आप क्या करेंगे, एक ग्राफ भी इसका बनाएंगे पूर्ति का और मांग का, और उसके बाद बताएंगे कि अधिपूर्ति इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा हो रही है। अगर हम यहाँ पे हैं स्थित तो यहाँ पे मांग हमारी इतनी है लेकिन पूर्ति इतनी ज्यादा हो रही है, यानी कि अधिक पूर्ति है। इसको भी आपको समझना हो तो मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ओके। गिफिन वस्तु कहते हैं किसे कहते हैं, तो गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, इसके लिए भी अगेन मेरी वीडियो, वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा कि गिफिन वस्तु किसे कहते हैं। बाकी ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि गिफिन वस्तु जो होती है उस पे मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि गिफिन वस्तुओं की कीमत घटने पर उसकी मांग की मात्रा भी घट जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। भाई मांग का नियम क्या कहता है कि अगर वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाती है, लोग इसको वैल्यूएबल समझने लगते हैं, और अगर इसकी कीमत घटती है तो इसकी मांग भी खत्म हो जाती है। तो इन वस्तुओं को दाम से देखा जाता है, दाम से उनका मांग होता है, तो गिफिन वस्तु उसे कहते हैं, ठीक है। और इतना आप लिख करके 50 शब्द लिखेंगे, बस दैट्स इट। और समझने के लिए मेरी वीडियो है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें मेरी वीडियो नहीं बनी है। 15वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है, जब पूर्व समय में लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति परस्पर वस्तु या सेवा के आदान प्रदान से करते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसका भी वीडियो है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इसमें लिख सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। इसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है। इसमें मुद्रा की बात नहीं होती है, इसमें 2 पक्षों की उपस्थिति होती है और दोनों को आवश्यकता होती है उन वस्तुओं की जो एक दूसरे के पास उपलब्ध होती हैं। इस तरह से बढ़ाते हुए इसको 50 शब्दों तक आप खींच सकते हैं, ओके। इसमें कोई ग्राफ आप नहीं बनाएंगे, है ही नहीं, ठीक है, लेकिन जिसमें ग्राफ है उसमें जरूर आप बना लीजिए, भले शब्दों को थोड़ा कम कर दीजिए, उतने में आप ग्राफ भी बनाएंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की, यहाँ पे सीमांत उत्पाद परिवर्तनशील साधनों का होता है। तो मैंने क्या बताया, फिर से आप ध्यान से सुने और लिख भी लेंगे इसको रिमाइंड करके। उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब यहाँ पे आप उदाहरण भी दे देंगे,
एग्जाम्पल भी दे देंगे। ठीक है कि एक मशीन पर 4 मजदूर कार्यरत हैं तो कुल 45 इकाई का उत्पादन हो रहा है। जब मजदूर की संख्या 5 हो जाती है यानी एक बढ़ा तो उत्पादन 55 हो गया। तो इस स्थिति में 10 इकाई का योग होगा, इस 10 इकाइयों का जो है उत्पादन होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका सूत्र है MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN-1, यानी पहले कितने हैं अभी कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप उत्पादन इसका ज्ञात करेंगे तो 55 माइनस 45 यानी 10 इकाइयों का उत्पादन एक के कारण हुआ है। तो इस तरह इसको समझा देंगे आप। ठीक है, 17वां है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा दीजिए। बाजार की केवल आप परिभाषा देंगे और उसमें बताएंगे कि एक क्षेत्र जिसमें एक वस्तु क्रेता और विक्रेता होते हैं और स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, और बाजार में वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है जिस पर क्रेता उस वस्तु को क्रय कर सकता है। तो बाजार शब्द जो है, बाजार का जो परिभाषा है या अर्थ है वो अर्थशास्त्र में व्यापक है। ठीक है, तो अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेता विक्रेता के मध्य इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है जिससे एक प्रकार की वस्तु की कीमत में सुगमता तथा शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखो, ये जो सारी बातें मैंने कही उसको आप एक बार रिवाइंड करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यही बाजार की परिभाषा हो जाएगी। ठीक, अति लघु का लास्ट क्वेश्चन यानी 18वां क्वेश्चन है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कोई एक विशेषता बताइए। जब एक विशेषता की बात हो तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की जो मुख्य विशेषता है वस्तु विभेद, वो आप बताइएगा। ठीक है, जब एक की बात हो, बाकी तो और भी हैं। तो आप ये लिखेंगे कि इस बाजार की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद दूसरे विक्रेता से कुछ भिन्न होता है और उस उत्पाद का निकट स्थानापन्न भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर चाय है तो उसमें पैकेजिंग वगैरह में अलग अलग करके वस्तु विभेद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लिख करके 50 शब्दों में इसको पूरा कर लेंगे। ओके, तो अति लघु के ये जो आपके 8 क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। अब बात आती है लघु उत्तरी प्रश्न की। आफ्टर अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक, ये 6 प्रश्न होते हैं और 6 नंबर के होते हैं, तो भाई इसके शब्द भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये होंगे 150 शब्द के, यानी 1 पेज और आधा पेज, 1.5 पेज आपको लिखना होगा। तो 19वां क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन और 19वें नंबर पे रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार को आप लिखेंगे, पहले आप इसका डेफिनेशन दे देंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार क्या है, उसके बाद अंतर लिख के ये बीच में यूं लाइन लिख करके दोनों साइड इन दोनों के नाम लिख के कुछ शब्दों कुछ पॉइंट्स में इसके बीच का अंतर आप लिख देंगे। ठीक, 20वां क्वेश्चन है, एक उत्पादक किस स्थिति में असामान्य लाभ अर्जित करता है। तो असामान्य लाभ की स्थिति किस तरह से होती है, किस तरह से उनका लागत जो होता है वह कम होता है उनके पाए हुए रुपए से, रेवेन्यू से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ग्राफ में, ये ग्राफ का क्वेश्चन है और ग्राफ जरूर आप बनाएंगे, उसको समझाएंगे, ग्राफ पे बिंदु पॉइंट्स रखेंगे और उसको समझाएंगे कि देखिए AB इतना है इनका लागत और R और RS इनका रेवेन्यू है, तो देखिए ये असामान्य लाभ है, इस स्क्वायर में अर्जित कर रहे हैं। अब भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है कि असामान्य लाभ कैसे दिखाना है। फिर मैं बोलूंगी कि अगर नहीं मालूम तो मेरी वीडियो है, उसको आप देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की, और उससे आप ये निकाल सकते हैं। 21वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, कमी होती है। संतुलन की कीमत और मात्रा अगर है लेकिन आय, उपभोक्ता की आय में बढ़त हो रही है या कमी हो रही है, तो किस तरह से वो प्रभावित होगी। 22वां क्वेश्चन इसका है, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतकारी है। ये राजकोषीय घाटा जो होता है वो आपको सरकार और बजट के लेसन में आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियो में भी मिल जाएगा। तो क्या यह आवश्यक रूप से स्फीतकारी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
23वां क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है या ऐसा क्यों होता है। औसत लागत वक्र आप लोग जान रहे हैं कि यू आकार का दिखता है, ठीक है। अब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले लागत घटती है, उसके बाद स्थिर होकर उसके बाद बढ़ना शुरू होती है एक समय के बाद। तो इसलिए ये जो AC है यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। औसत लागत वक्र कैसा दिखता है तो आप दिखाएंगे भी ग्राफ में कि ये कैसा दिखता है, ओके। 24वां है, नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है। तो ठीक है, अंतर की बात ठीक ऐसी करनी है। अनियोजित और नियोजित माल सूची क्या होती है, उसके बाद इनका अंतर आप इस तरह से 2 पार्ट में, कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो लघु उत्तरी की ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं लास्ट दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये आपका 10 नंबर का होता है और 3 ही क्वेश्चन होते हैं। और अच्छी बात यह है कि या करके आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं कि दोनों में से आप एक करें। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा आपको करना चाहिए, जिसको टुकड़े में कई बार विभाजन, मतलब प्रश्न में भी कई प्रश्न छोटे छोटे हैं, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। या फिर जिसमें ग्राफ आप बना सकते हैं, चित्र या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो ये नंबर गेनर होते हैं, ठीक है। ये नंबर को खींचते हैं इस तरह के प्रश्न, इनके उत्तर, ठीक है। तो यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट, किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत को काटता है। अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। तो अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत लागत को कहाँ पर काटता है, उसके सबसे न्यूनतम बिंदु पे काटता है। ये सारे आप ग्राफ में दिखाएंगे और अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए, नहीं कि हाँ काटता तो है, क्यों काटता है, ठीक है, क्या जरूरत है कि वो नीचे से ही काटता है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे। दूसरा इसमें या करके दिया है, क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, उसका निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए, इसको भी आपको कर सकते हैं, आप इसे भी कर सकते हैं। अगर दोनों मालूम है तो आप इसे चुनिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप आरेख बनाएंगे अच्छे से, ओके। यहाँ पर आप व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट ये नंबर जो है वो खींचता है ऐसे उत्तर, इनके उत्तर ऐसे प्रश्नों के वो नंबर ज़्यादा आपका खींचते हैं। क्योंकि कई भाग में आप डिवाइड करके ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद उत्तर के समर्थन में कारण बताएंगे। कारण को कई पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ये कारण है, ठीक है। अगला 26वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST से आप क्या समझते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले GST व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन में, एक दीर्घ क्वेश्चन में छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हैं और इसमें या करके दिया है, उत्पादन की लागत का क्या अर्थ है, औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर मैं कहूँगी जो करना है वो कीजिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन नंबर मार्क्स गेनर हैं और ये दोनों ही अच्छे से आप लिख सकते हैं बड़े इजीली ढंग से, ठीक। यहाँ पे आपको ग्राफ भी बनाना है और देखो, उत्पादन की लागत का क्या अर्थ है ये आपने बता दिया थोड़ा अच्छे से, 50 शब्दों में, 60 शब्दों में। उसके बाद औसत लागत और सीमांत लागत के मध्य संबंध के चित्र आप बनाएंगे और व्याख्या कर लेंगे, तो फिर आराम से आपका 200 से 300 शब्दों में हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरी आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पर GST भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि ये क्या समझते हैं, पुरानी कर व्यवस्था के अपेक्षा GST कितनी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। इसकी श्रेणियाँ अलग अलग आप बताएंगे, बट फिर भी कहूँगी कि 19-20 की बात करें तो ये 20 है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको जल्दी और ईजिली नंबर मार्क्स दिला सकता है। 27वां क्वेश्चन, लास्ट दीर्घ उत्तरी क्या है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी साख निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। इसको उदाहरण के द्वारा आप दे करके कि 1000 किसी ने जमा किया, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद फिर से लोन दिया बैंक ने, फिर इतना हो गया, इस तरह पूरा एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर इसमें या करके है, मांग का नियम क्या है, मांग तालिका एवं मांग रेखा की सहायता से मांग के नियम को समझाइए। यहाँ पे आपका प्रॉपर एक ग्राफ बनेगा। देखिए, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक ग्राफ वाले होगा तो एक जो होगा वो व्याख्या वाली होगा। तो आप उसमें से अगर आता हो तो ग्राफ वाला जरूर आप पिक करें, ये क्वेश्चन आपको जल्दी और आसानी से मार्क्स दिलाते हैं। तो मांग का नियम आप बता देंगे, मांग तालिका बना लेंगे और मांग रेखा की सहायता से मांग के नियम को समझा देंगे कि भैया कैसे कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये दोनों जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पिक करना चाहिए, उठाना चाहिए और यही क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए, ओके। इस तरह आपका बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी इस बार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने मैंने आप रख दिए हैं।
अब आप कहेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैम ने बता दिए, गेस्ट पेपर बता दिया, लेकिन इसके आंसर कैसे लिखे जाएं, कहाँ से प्रॉपर आंसर मिल जाए। तो भाई अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो जाकर के देखिए, सारे टॉपिक पे वीडियो आपकी उपलब्ध है। और दूसरी बात ये भी उपलब्ध है कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसका टिप्स मोटिवेशन की भी वीडियो वहाँ पड़ी हुई है। और बोर्ड एग्ज़ाम खास करके 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से होगा और कैसे आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो भाई अब जब हमसे जुड़ ही गए हैं, इस वीडियो पर आ ही गए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी गई है तो लगे हाथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे आगे भी। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, या अपनी लाइव क्लास भी चलती है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।